हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान लाइफ चेंजर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ इनकम टैक्स की स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के हेड्स, इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के हेड्स, जिसमें पहला हेड है सैलरी। तो सैलरी के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ उसके सेक्शंस को पढ़ेंगे और कुछ सैलरी को लेकर के बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सैलरी की। इनकम टैक्स के पॉइंट से सैलरी क्या होता है और सैलरी किस तरह से टैक्सेबल होती है और सैलरी को लेकर के क्या क्या बातें इनकम टैक्स के पॉइंट से बताई गई हैं। सैलरी नॉर्मल सी बात है कि आप अगर आम भाषा में आप जाने कि सैलरी वो होती है जो एक एम्प्लॉय को पूरा महीना काम करने के बाद उसकी मेहनत के बदले में उसके एम्प्लॉयर द्वारा, उसकी कंपनी द्वारा उसको पे किया जाता है। ये हो गई सैलरी, सिंपल सी बात। अब इनकम टैक्स सैलरी को कैसे ट्रीट करता है, या इनकम टैक्स सैलरी से होने वाली आमदनी को कैसे देखता है, और इनकम टैक्स सैलरी में क्या क्या चीजें ऐड करता है, और किस चीज को इनकम टैक्स सैलरी मानता है, किस चीज को इनकम टैक्स सैलरी नहीं मानता, ये सब चीजें देखेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स लॉ में सैलरी किस चीज को माना जाता है और सैलरी कब मानी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी या कोई भी XYZ पर्सन हर महीने एक सर्टेन अमाउंट मेरे अकाउंट में डाल दे तो वो सैलरी की तरह से ट्रीट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस हेड में इनकम को काउंट करने के लिए, मतलब इसको सैलरी मानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप का होना। अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर वहां पर एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रिलेशन है, तब ये सैलरी मानी जाएगी। अदरवाइज अमाउंट जो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है सामने वाली पार्टी के, वो सैलरी नहीं माना जाएगा। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर कोई अमाउंट सैलरी के रूप में मिल रहा है या मंथली मिल रहा है, जिसको हम कुछ एग्जांपल्स में समझेंगे, तो वो सैलरी नहीं माना जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तब ये माना जाएगा कि ये जो अमाउंट मंथली आ रहा है ये सैलरी की तरह से ट्रीट होगा। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो इस तरह से मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि अगर कोई एक्टर किसी फिल्म को करता है, अगर कोई एक्टर किसी फिल्म को करता है, किसी भी प्रोडक्शन हाउस की XYZ, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर एक बॉलीवुड का एक्टर यशराज फिल्म के अंडर में कोई फिल्म करता है और उस फिल्म के बदले उसको कुछ अमाउंट मिल जाता है, तो ये सैलरी नहीं मानी जाएगी। लेकिन हां, अगर यशराज फिल्म्स उस पर्टिकुलर एक्टर को पूरे साल के लिए या 2-3 सालों के लिए, या एक उस एक्टर को यह कहे कि अब जितनी भी फिल्म आएंगी आपको सिर्फ मेरे ही प्रोडक्शन हाउस में करनी है, जिसके बदले में मैं आपको एक फिक्स अमाउंट देता रहूंगा, तो यहां पर ये जो अमाउंट उसको मिलेगी ये सैलरी में ट्रीट होगी। अब ऐसे ही आप समझ लीजिए कि जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, जो आपके MLA होते हैं, जो आपके MPs होते हैं, उनको जो सैलरी मिलती है एक MLA के रूप में, एक MP के रूप में, जो सरकार से उनको रेम्युनरेशन प्राप्त होता है, वो सैलरी में नहीं जाता है। पर यदि वही MLA, वही MP किसी मिनिस्टर के पद पर रहते हुए, मतलब फॉर एग्जांपल कोई MLA, कोई MP हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है, या फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है, और उस विभाग से उसको जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में जाएगी। पर एज ए MLA जो उसको सैलरी मिल रही है वो सैलरी हेड में नहीं जाएगी। और इसमें आप एक बात और समझ लीजिए कि किसी भी फर्म के पार्टनर को मिलने वाला कोई भी बोनस, कोई भी सैलरी, कोई भी रेम्युनरेशन सैलरी के हेड में नहीं जाता। तो ये कुछ बातें हो गई सैलरी को लेकर के, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए जो मैंने आपके थोड़े से क्लियर करने की कोशिश की है। अब स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ कि सैलरी में
क्या है और सैलरी किन सेक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सैलरी में मेन 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 सेक्शन 15, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। इन 3 सेक्शंस में पूरी सैलरी घूमती है। और इसके साथ साथ सैलरी में हम एक सेक्शन और पढ़ेंगे जो सैलरी का सेक्शन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैलरी से कहीं ना कहीं वो सेक्शन लिंक है, वो है सेक्शन 10। ये हम पूरी इस सैलरी की सीरीज में ये सब सेक्शन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज देख लेते हैं सबसे पहले कि सेक्शन 15 क्या कहता है। स्टूडेंट्स सेक्शन 15 में मेन 3 बातें आती हैं कि सेक्शन 15 ये कहता है कि सैलरी ड्यू या रिसिप्ट टैक्सेबल मानी जाएगी विच एवर इज अर्लियर। मतलब सैलरी अगर आप पे ड्यू हो गई या सैलरी आपको मिल गई तो दोनों में से जो काम पहले हुआ उस वो सैलरी को वहीं पर टैक्सेबल मान लिया जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे कि अगर आपका जो ईयर एंड होता है 31 मार्च को ईयर एंड हो गया, अब आपको सैलरी मिलती है 1 से लेकर के 31 तारीख तक की। तो स्टूडेंट्स 31 तारीख तक की जो सैलरी मिल रही है, क्योंकि अब सैलरी ये जरूरी नहीं है कि 31 तारीख में ही आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। अक्सर सैलरी 1 तारीख में, 2 तारीख में, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स 5 तारीख में सैलरी देते हैं नेक्स्ट मंथ की, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स 10 तारीख में सैलरी देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर सैलरी 31 तारीख में ड्यू हो गई है तो ये अब टैक्सेबल मान ली जाएगी। मतलब अगर सैलरी आपको मतलब 30 जो मार्च की सैलरी है अब आपको मिल रही है अगले फाइनेंशियल ईयर में, फॉर एग्जांपल अभी 31 मार्च 2020 में जो आपको सैलरी मिलनी होगी वो मिली होगी आपको लगभग जाकर के 5 अप्रैल 2020 में या 10 अप्रैल 2020 में। तो वो सैलरी ऐसा नहीं है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सैलरी ड्यू हो गई 31 मार्च 2020 को, तो वो सैलरी उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल मानी जाएगी। तो यहां पे ये बात होगी कि टैक्सेबल सैलरी ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले हो। मतलब अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिल जाती है, मतलब अगर आपको अप्रैल की सैलरी पहले मिल गई तो अब यहां पे ये ड्यू नहीं देखा जाएगा, अब यहां पे देखा जाएगा कि रिसिप्ट क्योंकि पहले हो गया। तो दोनों में से जो काम पहले हो वहां पर सैलरी जो है टैक्स के दायरे में आ जाएगी। लेकिन उस पर ऐसा नहीं है कि दोबारा फिर से टैक्स देना पड़ेगा, जब वो ड्यू होगी एक बार टैक्स देना पड़ेगा। तो चाहे पहले ड्यू हो चाहे पहले सैलरी मिल जाए, वो वहां पर एक बार टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा इस सेक्शन में आता है सेक्शन 15 में एरियर ऑफ सैलरी, उसको हम पूरी तरह से सेक्शन 89 में पढ़ेंगे। एरियर ऑफ सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी के बारे में बता दूं कि एरियर होता क्या है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेसिक उसको बारे में जानना चाहते हैं। एरियर ऑफ सैलरी ऐसा होता है स्टूडेंट्स, जैसे कई बार एक एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर से कोई झगड़ा इस तरह का चल रहा हो कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाई जाए और मेरी सैलरी 3 साल पहले से बढ़ाई जाए। अक्सर करके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ऐसा होता है कि सैलरी कुछ पिछले सालों से बढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हो सरकार से, कुछ एम्प्लॉइज ये डिमांड कर रहे हो कि हमारी सैलरी उनके इक्वल कर दी जाए या उसी स्टेट के इक्वल कर दी जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के इक्वल कर दी जाए, तो फिर सरकार कुछ शर्तों के साथ उनकी बातों को मान लेती है। और जब वो बातें मानती है तब तक या कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है, 2 साल गुजर जाते हैं, तो वो फिर उसको फिर उसी डेट से माना जाता है जब से वो मांग कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी ने कोई मुकदमा डाला कि भाई हमारी सैलरी 1 अप्रैल 2018 से बढ़ाई जाए और उसका जजमेंट आया 2020 में, तो सैलरी उसकी 2018 से बढ़ी हुई मानी जाएगी। अब ये क्या हो गया कि ये एरियर मिलेगा सैलरी का, तो एरियर ऑफ सैलरी भी इस सेक्शन में काउंट होता है। और एरियर ऑफ सैलरी भी ड्यू बेस पर ही टैक्सेबल होगा, ऐसा नहीं है। उसको हम सेक्शन 89 जब पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, तब स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि एरियर ऑफ सैलरी को किस उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो किस तरह से टैक्सेबल किया जाता है। ये हम सेक्शन 89 जब पहुंचेंगे 89 पर, तब हम इसको वहां पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका सेक्शन 15। अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। स्टूडेंट्स ये सेक्शन बेस है डिडक्शन के ऊपर। इसमें भी 3 तरह की जो है डिडक्शन आती हैं। नंबर 1 होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें मिलती है ये सिर्फ इनकम टैक्स में आपको एक सैलरीड एम्प्लॉय को ही ये स्पेशल डिडक्शन दी जाती है, जो कि पहले जिसकी लिमिट थी 40,000 या अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवर इज लीस्ट, मतलब जो भी कम हो। मतलब अगर किसी एम्प्लॉय की पूरे साल की सैलरी 30,000 है
तो उसको 30,000 का बेनिफिट मिलेगा। बट अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसको पहले 40,000, अब उसको 50,000 कर दिया गया है। अब इसमें हम दूसरा बात करते हैं, तो इसमें दूसरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस की अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं है। उसमें मतलब ये देखा जाता है कि अगर उसका 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मतलब 20% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर 5,000 या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है, विच एवर इज लीस्ट, जो भी उसमें से कम होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो ये इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स अब अगर इसमें मैं बात करूं जो सेक्शन 16 का, जो इसमें सेक्शन 16 का सबसेक्शन 3, इसमें प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो प्रोफेशनल टैक्स पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि ये पूरे इंडिया में नहीं लगता है। इसमें मतलब ये एक तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट कुछ ये टैक्स काटते हैं और फिर वो जमा होता है, तो उसके बाद जितना वो जमा हो जाता है फिर उसका वो उतना अमाउंट का आपको एक डिडक्शन मिल जाता है स्टूडेंट, जिसकी एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2,500 रुपये पर ईयर है। मतलब वो 2,500 रुपये से ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटता है और उतना ही फिर उसका अमाउंट का आपको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ये इंडिया के कुछ स्टेट्स में है, लगभग 15 स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो डिपार्टमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ का डिडक्ट करते हैं उनकी सैलरी से, जो 200 रुपये पर महीना भी होता है, तो कई जगह वो अलग अलग, हर स्टेट का एक अलग अलग होता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 2,500 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बातें हो गई सेक्शन 15 और सेक्शन 16 की। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 17। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे।